धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, बड़े भाई जिन्होंने इस समय से हमने जब भी मांगा हर समय दिया खेल विभाग के लिए और खिलाड़ियों के लिए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाई। हालांकि अगले 1 घंटे के बाद आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है, उसके बावजूद खेल और खिलाड़ियों के प्रति आपका ये समर्पण, आपका योगदान हम सदा याद रखेंगे। और अगर शिक्षा विभाग खेलों को इतनी प्राथमिकता दे तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर जब भारत के मेडल इससे कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में भी आपने खेलों को महत्व दिया है और प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने का आपने हर संभव प्रयास किया है। मैं धन्यवादी हूं। आप पिछले वर्ष भी आदरणीय धर्मेंद्र जी फिट इंडिया क्विज के अवसर पर आपने उसका उद्घाटन भी किया था और मुझे कहते हुए प्रसन्नता, बहुत सफल कार्यक्रम फिट इंडिया क्विज पूरे देश भर में हुआ है। उसके लिए आपको और आपके विभाग को भी बहुत बधाई, शिक्षा विभाग को जिन्होंने पूरा सहयोग किया। क्योंकि मेरा सवाल संग्राम सिंह से है, मैं तो यही कहूंगा, संग्राम जी आपकी हाल ही में शादी भी हुई, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन ऐसे करोड़ों लोग देश भर में जिनके बच्चे छोटे भी हैं, कईयों के बड़े भी हैं, वो अपने बच्चों को खेलों में या खेलों के प्रति प्रोत्साहन कैसे दें, उनको खेलों में भाग लेने के लिए कैसे उनको मोटिवेट कर सकते, ये अपने आप में आज माँ बाप के सामने बहुत बड़ी चुनौती। मैं इसलिए चुनौती कहता हूँ क्योंकि घर पे बैठे वो बच्चे या तो पर मोबाइल फोन पर अपना ज्यादा समय लगाते हैं। छोटे बच्चे, अगर गांव में भी मैं जाकर देखता हूँ, 2-3 साल के बच्चे भी फोन हाथ में पकड़ के वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो खेल के मैदान से फोन तक सीमित होकर खेल रह गए और इससे फिजिकल फिटनेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। तो मेरे जैसे लोग जो खुद स्वयं खिलाड़ी रहे, मेरे परिवार में तो अलग एक वातावरण है, ज्वाइंट फैमिली में पले बड़े, हम अपने बड़े भाइयों को देखते तो खेल में आ गए। स्कूल ऐसा था जहां पर खेलों को बहुत बढ़ावा मिलता था। जालंधर में ज्ञान मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमसे सीनियर खिलाड़ी बहुत अच्छा इंडिया अंडर 19 वगैरह सब में खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, तो स्वाभाविक हम लोग उनको देख के मोटिवेट होते थे। आज के समय आपको क्या लगता है ऐसा करें कि बच्चों को मोटिवेशन भी मिले, खेलों में भी जुड़े और फिटनेस का डोज जो हम कहते हैं बार बार आधा घंटा रोज, उससे भी जुड़ पाए, वो कैसे हो? नमस्कार सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे वैसे मोस्टली मैं बताना चाहूंगा कि आधे से ज्यादा तो सरकार ने काम कर दिया है। जैसे सर मुझे आज भी याद है कि जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा था 2004-5 की बात बता रहा हूँ सर, सीनियर, तो हमारे पास वीजा फी भी नहीं होती थी सर, पैरों में शू नहीं होते थे। हम सुबह से शाम तक ये सोचते थे कि 4500 वीजा फीस हम कहाँ से लेंगे, किससे मांगेंगे। तो अब तो सरकार ने तो मतलब खिलाड़ियों के लिए तो सब कुछ कर दिया है और इससे माता पिता बहुत मोटिवेट ऑलरेडी हैं। पहले कोई भी लड़का या लड़की कोई स्पोर्ट्स करता था तो बोलते थे कि भैया अगर हाथ पैर में चोट लग गई या कुछ हो गया तो आपका फ्यूचर क्या होगा, स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर है नहीं। मगर आज आप सब की बदौलत सर स्पोर्ट्स, सबसे बड़ा फ्यूचर स्पोर्ट्स में है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए बच्चे के पहले रोल मॉडल माता पिता होते हैं। अगर माता पिता अपने आप को थोड़ा सा भी फिट रखते हैं, पेरेंट्स थोड़ा सा भी ठीक रखते हैं, तो बच्चा उन्हीं से सीखता है। और किसी भी देश की सर अगर ताकत देखनी है तो उसकी दो चीजें देखी जाती है, उसकी सेना, उसका स्पोर्ट्स, उसमें हम अग्रणी हो रहे हैं। और अगर हमें स्पोर्टिंग नेशन बनाना है तो माता पिता को सेल्फलेस नेचर सिखाना होगा बच्चों को। क्योंकि क्या है कि जब तक आप नेचर से प्यार नहीं करोगे, देखिए स्पोर्ट्स या फिटनेस ये खाली ये नहीं कि मतलब खाली हमारा फिजिकली विकास करता है, इससे हम डिसिप्लिन सीखते हैं, इससे हम टीम वर्क सीखते हैं, इससे हम कि जितना स्ट्रेस है उससे पार कैसे हम कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो मेन मैं यही कहना चाहूंगा सर हर पेरेंट्स से कि वो खुद एक आइडल बने और कहीं भी उनके बच्चे हैं, मान लो टेक्नोलॉजी आ गई है तो उस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करें। वो जैसे बच्चा गेम देख रहा, तो एक सबसे बड़ी बात सर, आज मिनिस्टर साहब भी है, धर्मेंद्र प्रधान सर भी है, कि स्कूलों में है ना एक स्पोर्ट्स का स्पेशली टॉपिक होना, मतलब एक चैप्टर होना चाहिए। जैसे एग्जाम होते हैं जैसे हिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो एक ऐसे स्कूल में भी एक ऐसे चैप्टर होना चाहिए कि स्पोर्ट्स का भी पेपर होना चाहिए कि उसमें जो पास होगा वही पास हो, फेल कर देंगे। अगर ये होगा तो इससे भी माता पिता और सभी काफी फर्क पड़ेगा ये करने का। और
बाकी तो यही कहना चाहूंगा सर, देखिए जैसे अगर नेचर से बच्चे का झुकाव करते हैं कि नेचर के साथ वो करते हैं, उसको फ्रेंडली बनाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि इससे माता पिता का काम भी ऑफ हो जाएगा और देश की अपने आप उन्नति होगी, तरक्की होगी। और मैं तो हमेशा सबको एक बात बोलता हूँ सर कि फिट रहने के लिए हमेशा खाना भूख से कम करो, पानी डबल करो, सोचना चाल गुना कर दो, तो हम फिटनेस के साथ साथ जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको भी हम बना के रखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी, कहते हैं ना कि सर कोई भी बड़ा बदलाव छोटी छोटी चीजों से होता है। अगर हमने ये कर लिया तो हम काफी बदल सकते हैं। और हमारा देश, देखिए देश तो हमारा पहले भी बहुत मजबूत था, जब बाकी देशों कुछ पता नहीं था तब तो भारत महाभारत करके बैठा हुआ था। तो सर मैं आज भी कह रहा हूँ कि विश्व गुरु बनने की हम राह पे हैं, बस थोड़ी थोड़ी हम जिम्मेदारी समझ लेंगे। और दूसरा वो एक समझाना माता पिता को कि बच्चा, आजादी का मतलब डिसिप्लिन में रहे। देखिए अगर एक कोई पतंग है, अगर उसकी डोर काट दे तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। आजादी का मतलब तभी है कि बच्चे को उतनी आजादी दे, उसको खिलाएं, उसको पढ़ने का, बाकी उस चीज पे थोड़ा सा उस पर कठोर शिक्षक बन के रहे कि भैया ये काम करना है तो टाइम से करना है। तो यही कहना चाहूंगा सर, सबसे पहले जिम्मेदारी माता पिता की है। सरकार ने तो अपना काम कर रखा है, खिलाड़ियों के लिए, आम इंसान के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो हम सब मिलके करेंगे तो हमारा देश भी आगे जाएगा और हर इंसान फिट रहेगा, हर बच्चा फिट रहेगा, हर यूथ स्ट्रॉन्ग होगा। नमस्ते सर। थैंक यू सो मच संग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद। टेबल टेनिस स्टार भवीना पटेल के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने धूम मचा दी है। उनकी प्रतिभा और कठिन परिश्रम की वजह से उन्होंने 2020 पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था और फिर उसके बाद अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, सर अगर आपके पास उनके लिए कोई सवाल हो तो। नमस्ते भवीना बहन। नमस्ते सर। अच्छा, आप एक बार फिर जुड़े क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स, फिर अब कॉमनवेल्थ गेम्स, इन सब में ही आपने शानदार प्रदर्शन तो किया ही है। मुझे लगता है ना केवल पैरालंपियंस को बल्कि देश के सभी खिलाड़ियों को आप प्रेरित भी करती हैं लगातार अपने खेल के माध्यम से भी। कई बार ये देखने को भी मिलता है कि गुजरात में जहां पहले खेलों को बहुत बढ़ावा नहीं था, मुझे आज भी याद है जब मैं गुजरात में जाता था तो एक नई शुरुआत उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी कि खेल महाकुंभ करके शुरुआत की ताकि खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले, बड़े खेलों का आयोजन हो जिसमें काफी खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिला और पैरालंपियंस के लिए भी उन्होंने अलग से सुविधाएं देने का काम भी किया था। मैं आज भी देख रहा था हमारे मीट द चैंपियंस प्रोग्राम में जो खेल विभाग द्वारा किया गया है, बहुत अच्छा, पूरे देश भर में काफी कार्यक्रम उसके हुए। और मैंने जैसे पहले भी अपने बात में अभी कहा कि मुझे तो अपने स्कूल में जो अपने सीनियर खिलाड़ी थे, मैं तो उस समय नहीं खेलता था 11 साल की उम्र में, लेकिन सुबह प्रेयर में, असेंबली टाइम पे हमारे जो अच्छे खिलाड़ी प्रदर्शन करके आते थे उनके बारे में बताया जाता था, इंट्रोडक्शन होती थी, तो हम सबको पता चलता था कि हमारे स्कूल के बच्चे अच्छा कैसे करते हैं। और तभी मैंने 10-11 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। जब उनको देखते थे वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बनते थे। और आज जब आप लोग अलग अलग स्कूलों में मीट द चैंपियन प्रोग्राम में जाते हो तो उससे बहुत बढ़ावा मिलता है। ऐसा हम क्या करें जिससे सारा साल स्कूल में लगातार कुछ ना कुछ होता रहे, बच्चों को मोटिवेशन भी मिले, बच्चों की पार्टिसिपेशन भी खेलों में हो, जानकारी के साथ साथ सुविधाएं भी मिले, ताकि खेल और फिटनेस ये दोनों को ही लेकर आज के बच्चे गंभीर भी हो और उसमें उनका योगदान भी हो सके। ऐसा क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपके काइंड वर्ड्स के लिए धन्यवाद। सर, खेल संस्कृति में अगर बढ़ावा लेके आना है तो ये मीट द चैंपियंस जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वो एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जिन एथलीट को सब टीवी पर देख रहे थे उन लोगों को अब सामने देखना, अपने आंखों से देखना, एकदम अपने नजदीक पाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो मैं आज का मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो इतने सारे बच्चे थे वहां पर, इतने सारे स्टूडेंट्स थे वहां पर कि, और वो लोग इतने
उत्सुक थे सबसे बात करने के लिए। जैसे हम लोगों की एंट्री हुई तो उन लोगों ने मतलब इतना धूम मचा के रखा था, वो इतने इंस्पायर हो रहे थे, इतना मतलब खुश थे कि कोई चैंपियन उनको मिलने आ रहा है और वो मौका मुझे मिला। तो उसके लिए मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ये मौका मुझे मिला। तो ये है कि जिन लोगों को हम टीवी पे देखते थे वो अपने पास पा रहे हैं और वो अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक प्रेरणा का स्रोत जाग रहा है और वो मोटिवेट हो रहे हैं। उनमें बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो गया है। तो ऐसी चीजें बार बार अगर हो सकती है तो ये जो हमने गवर्नमेंट ने जो शुरू किया है कि हमारे जो नए चैंपियंस आने वाले हैं, जो उनके लिए जो अलग से एक नया सेट होने वाला है, वो सही मायनों में यूजफुल होगा और एथलीट बाहर आएंगे और जो हमारे तिरंगे को और ऊपर लेके जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया भवीना, आप यकीनन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। अब लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू लाइफस्टाइल कोच लूक कुटिन्यो। श्री धर्मेंद्र प्रधान, आपके पास एक सवाल है उनके लिए। So, Luke, I'm told you are a very fond of Indian foods, and thank you for that. I have a question. My friend, my younger brother Nishit was just giving his observation on me. Now you are a little bit slimmer than previous days. In the last few days, you have become more slimmer. I do one thing. I have started rationing my food. So I'm reducing my quota. I am a foodie. I belong to Odisha. We love rice and non-veg foods. But I know food is a major challenge of fitness. Nutritious food is necessary, but all the food we are eating every day is not necessarily nutritious. So what is your recommendation as a fitness consultant, as a food fitness consultant? What is your recommendation, especially the students, those who have into the new lifestyle, late nights, late rising, chocolates, brownies, for all such youngsters, what is your recommendation? Thank you, sir, and respected sirs, respected ministers, and of course, respected, talented fitness athletes who are with us on this show. Thank you for having the show in the first place to inspire all the youth and everyone around. I like your question. It's about balance. Certain states of India grew up on rice, some on rotis. We have all these foods. These foods are not bad. People's lifestyles have changed. There is an overconsumption of sugar. There is an overconsumption of junk food. A little bit of junk food is not the reason why people are sick today. It's because there's too much of junk food and less activity. So, sir, you made one change. You're a foodie, and you should be a foodie to enjoy food. But why should we eat so much? Why should we overeat? I can have one samosa or I can have 4 samosas. I can have one samosa in a week or I can have one samosa every day. The point is our lifestyle. When we coach our athletes across the country and the world, we teach them a balanced diet. The human body has needs: vitamins, carbohydrate, protein, fat. If you're an athlete, like sir who's a wrestler needs more energy, man who's a boxer, so carbohydrates will form part of their diet. For another athlete where energy consumption may be lesser, maybe there'll be more protein. Everyone needs balance in their diet because the human body requires balance. So I must have fruits, vegetables, protein, all my macros and my micros. And once in a way, I can have a brownie. I can have a packet of chips. I can have an ice cream, but I should also be active. If I'm sedentary, sitting whole day, no exercise, no movement, then those foods become very dangerous. So in balanced diet, it's not only diet. I should balance my diet with my exercise. So if I'm training heavy, I have to change my diet. If I'm sedentary, I have to eat less. I have to balance my diet with sleep. Today, many people are sick because sleep deprivation, less sleep. So a balanced diet should also have balanced sleep.
and emotional wellness. Ma'am Nikat spoke about starting her day with meditation. It is one of the most important things, because if the human mind is not happy, we eat the wrong foods. We emotionally eat. We eat foods to feed anger, sadness, and different emotions. So my emotional wellness is also a part of a balanced diet. So our country, India, has wisdom in food. Every state has wisdom in food. Today, people say Indian food is carb heavy, not good. No, lifestyle is bad. So if we eat in balance, we can still enjoy a little bit of junk food, a little bit of fun food, but we should also sleep well, look after emotional wellness, work out, maintain fit lifestyles. And then we can be foodies. For athletes, it may be different because athletes have a very disciplined goal to reach. So they will be very disciplined with what they do. But most of my athletes also enjoy their life, but they train hard and they're disciplined and they have consistency. So this is what a balanced diet is. It is with a balanced lifestyle. And then we can see disease reduce automatically when we live in balance. Thank you. Thank you, Luke. Thank you. Yes. Thank you so much, Luke. Listening to you, I'd be inspired to change my diet as well so that I can also remain fit mentally and physically. And that is indeed a wonderful note to end this lively interaction on. I thank all the honorable ministers, our champion athletes, and Fit India icons for making this National Sports Day truly special. I would now like to invite Shri Dharmendra Pradhanji, Honorable Minister of Education, Skill Development and Entrepreneurship, to share his valuable views on an initiative that's very close to his heart, the Fit India Quiz. Sir, आपके लिए. धन्यवाद अनुराग जी तथा सभी मित्रगण जो कार्यक्रम में उपस्थित हैं. Look, I am giving you a challenge. I came to know you are from Goa. You might be eating good amount of rice. You come to Odisha, we'll give you rasgulla. Then how fit you are, I'll see. How tempting our food is. I come to Orissa to treat patients and I love Orissa food. I love Orissa food. So I work out extra before I come to Orissa. We all love food. It's a good tips you have given. मैं सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं. मित्रों, आज एक अच्छा दिन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है और संग्राम जी ने एक अच्छा विषय कहा और मैं आपको बताते हुए मेरे को बड़ा खुशी हो रही है. मैंने अनुराग जी को एक पत्र इन दिनों में लिखा है. प्रधानमंत्री जी ने जो देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया है उसकी तहत देश में नया किताबें बन रही है, नया पाठ्यक्रम बन रहा है. मैं अनुराग जी को अनुरोध किया हूं और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और युवा व्यापार विभाग के दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं, सहायक के अधिकारी हैं, आने वाले दिनों में टेक्स्ट बुक में, स्कूल की पाठ्यक्रम में स्पोर्ट्स के बारे में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी क्लास से, प्ले स्कूल से लेके, उसका नाम तो ही प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक हम जो तीनों विभाग है, शिक्षा विभाग बिना युवाओं के कोई काम नहीं है. युवा तो शिक्षा में आते हैं, वो दोनों यूथ हो या स्टूडेंट, वो खेलेंगे नहीं तो देश बढ़ेगा नहीं. इसीलिए इसको पाठ्यक्रम में कैसे लाया जाए, आपका ये सुझाव सही है. अनुराग जी ने मेरे को एक उसका उत्तर में पत्र दिया है, वो तैयारी कर रहे हैं क्या क्या विषय पाठ्यक्रम में आना चाहिए. आप निश्चित रहिए, इस बार देश में जब नया पाठ्यक्रम आएगा, खेल भी, स्पोर्ट्स और यूथफुल एक्टिविटीज, जिसमें अभी कई विषय हमने चिंता किया. पहले हम तो खेल यानी फुटबॉल मानते थे, क्रिकेट मानते थे, कबड्डी मानते थे, लेकिन खेल न्यूट्रिशन के साथ जुड़ा है, खेल फिटनेस के साथ जुड़ा है, खेल फूड हैबिट के साथ जुड़ा है, खेल रात कितने घंटा सोते हो इसके साथ जुड़ा है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसा है, ये सबसे जुड़ा है. ये सारा विषय आने वाले दिनों में पाठ्यक्रम में लाया जाएगा. इतना केवल नहीं, पिछले बार भी कहा था, एक नया क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है. खिलाड़ी भी अपने मैदान में खेलते हुए उसी को पढ़ाई का हिस्सा मान लिया जाएगा. ये एक क्रांतिकारी व्यवस्था, जिसके कारण जो घर में हमारी धारणा है ये पढ़ाई नहीं करते केवल खेलता है, इस धारणा को भी बदलना है. 21वीं सदी में अगर हमें विकसित भारत बनानी है
तो हमारी खिलाड़ियों को मैं तो चाहूंगा जरीन आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स में पीएचडी तक जाए, उनको क्लासरूम ना जाना पड़े। जो उनका खेल है वो हमारे पटेल बहन की जो खेल की प्रतिभा है, हमारी अन्य खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा ज्ञान और शिक्षा में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार की भी व्यवस्था मोदी जी ने देश में लागू कर दिया। अनुराग जी, निश्चित जी, हम लोग और विभाग के अधिकारी लोग उस काम पे लगे हैं। मैं आज के खेल दिवस के अवसर पे इसको भी सूचित करना चाहता हूं। अंत में एक बात कहता हूं, इस बार हम सभी लोगों की प्रयास होनी चाहिए, फिटनेस एक रेगुलर लाइफस्टाइल बने। ये एक इवेंट नहीं है, ये कैजुअल अप्रोच से नहीं होगा। मित्रों, जापान में कोरोना होने की कई दशकों पहले मास्क लगाने की एक परंपरा है, ये जिंदगी का हिस्सा बना है। ऐसे ही हमको सुबह उठते ही रात सोने की पहले तक खाना हम जिस स्पिरिट से खाते हैं, गाना जिस स्पिरिट से सुनते हैं, हम लोग पढ़ाई जिस स्पिरिट से करते हैं, पुरुषार्थ के लिए रोजगार जिस स्पिरिट से करते हैं, फिट रहने के लिए भी हमको अपने खाना, अपने फिजिकल एक्टिविटीज, अपने मेंटल हेल्थ, ये सभी के लिए ध्यान देना पड़ेगा। इसकी प्रारंभ फिट इंडिया स्कूल क्विज से हो। मेरा अनेक अनेक शुभेच्छा। आज उसकी चैप्टर 2 शुरू हो रही है। अच्छा होता मैं उसकी पूरा रहता, लेकिन जैसे अनुराग जी ने कहा, मैं कहीं बाहर जाने के लिए अभी विवश हूं। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी इसीलिए हूं कि मैं पूरा समय आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा। इस बार की फिट इंडिया क्विज कंपटीशन एक बार रिकॉर्ड संख्या में पार्टिसिपेट करे, हम सभी की जिम्मेवारी होती है। आने वाले सितंबर भर उसकी रजिस्ट्रेशन हो, ठीक समय में उसकी परीक्षा भी हो जाए और उसकी सम्मान प्रतिष्ठा भी हो जाए। सभी को अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे अपने शब्दों के जरिए इस नेशनल स्पोर्ट्स डे के सेलिब्रेशन में और रौनक लाएं। सर, द फ्लोर इज योर्स। मुझे लगता है ये उचित नहीं है, क्योंकि माननीय धर्मेंद्र जी मुझसे बहुत सीनियर नेता भी हैं, वरिष्ठ मंत्री भी हैं, और उनके बाद बोलना भी मेरा उचित नहीं होगा। लेकिन मैं ये अवसर नहीं कहूंगा कि उनका मैं धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने जब भी हमें समय मांगा, समय दिया, और खेल के प्रति जो उनका विश्वास भी है, लगाव भी है, और प्रयास भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए है। मेरा मानना है वो प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, इन सब में ही प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक खेलों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। और मेजर ध्यानचंद जी के 117वीं जयंती के अवसर पर भी हम सबको ये प्रण तो लेना ही चाहिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया को और फिट इंडिया को बढ़ावा देने का काम किया है, टॉप जैसी स्कीम्स के माध्यम से बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सबका खर्चा भारत सरकार वहन करती है। और यही नहीं, इसके अलावा जो आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस है 6 लाख रुपया तक साल का, वो भी देती है। 3000 से ज्यादा एथलीट्स को देश भर में अकेडमीज में ट्रेनिंग मुफ्त में दी जाती है। 1,20,000 रुपया उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया जाता है, जेब खर्च दिया जाता है। और दुनिया भर के कोई भी इवेंट्स है, वहां पे हमारे खिलाड़ियों का ट्रेनिंग करने के लिए या इवेंट्स में पार्टिसिपेशन के लिए सोचना नहीं पड़ता। संग्राम जी, अब वो दिन चले गए जो आपने कहा, क्योंकि हम जैसे खिलाड़ियों ने जब खेला, चाहे क्रिकेट जैसा खेल था जहां पैसा था, वहां पर भी सुविधाएं उस समय नहीं थी। अर्ली 90s तक भी, लेट 90s तक भी नहीं थी। लेकिन अब बहुत कुछ देश में बदला है। और ये जो बाकी गेम्स हैं, निखित जैसे जुड़ी हैं साथ में, मैं कहना चाहता हूँ बहुत बड़े रोल मॉडल हो आप लोग। प्रधानमंत्री जी जब आपसे बात करते हैं तो उसको और मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है कि देश के कोने कोने तक वो आवाज पहुंचती है। दुनिया में भारत की गूंज आपके मेडल जीतने से होती है। और जब प्रधानमंत्री जी आपसे बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं, तो युवाओं को भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर भी मिलेगा, तिरंगे का मान सम्मान करने का अवसर भी मिलेगा,
और इतिहास बनाने का, गोल्ड मेडल जीतने का। निखिल जी, आपने चाहे IBF वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो, वहां पर भी भारत को गोल्ड दिलाया, कॉमनवेल्थ में भी दिलाया, टोक्यो ओलंपिक्स की आप तैयारी कर रही हैं। भवीना बहन ने पहले भी, मैंने जैसे कहा, पैरालंपिक्स की बात टोक्यो की हो या अब आपने कॉमनवेल्थ गेम्स की बात, तो लगातार शानदार प्रदर्शन किया। और आप जैसे खिलाड़ियों ने, अब तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे भारत ने बहुत अच्छा ऐसी गेम्स में करना शुरू किया जहां आज से 2-4 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। सोच भी बदली तो देश भी बदल रहा है। आपकी परफॉर्मेंस से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल रही है। और आप जब खिलाड़ी समय निकालकर युवाओं से मिलते हैं, चाहे एयरपोर्ट पर जाएं तो लोग अपने बच्चों को कहते हैं देखिए वो खिलाड़ी जा रहा है, तो उनके बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। माता पिता को भी अवसर मिलता है अपने बच्चों को बताने का कि क्या अच्छा हम करने वाले हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले अपने युवा साथी भाई निशित प्रमाणिक के साथ यहाँ विदेश आने से पहले मिला, तो हम दोनों ने तय ये किया कि हमने अगले 1 महीने के अंदर देश भर के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पहले दौरा करना है। उसके बाद स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हो, उनमें क्या कमी है, उस पर क्या सुधार करना है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर से कैसे मिलना है, और एक नई रणनीति मोदी जी के नेतृत्व में तैयार करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया को बढ़ावा दिया है, उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सब स्टेक होल्डर्स का, खेल विभाग, शिक्षा विभाग, युवा कार्यक्रम विभाग हो या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से लेकर बाकी विभाग, हम सबका योगदान लेंगे। क्योंकि एक टीम एफर्ट जब होती है तो उसमें सफलता के बहुत सारे आसार बढ़ जाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा विभाग आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर, जब हम स्वर्गीय ध्यानचंद जी को याद करते हैं जिन्होंने एक नहीं कई ओलंपिक मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल भारत को जिताए, हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते थे, तो उसी तरह से और खिलाड़ी भी देश में हों, दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। हम आज यही प्रण लेंगे, सुविधाएं भी बढ़ाएंगे, आधारभूत ढांचा भी बढ़ाएंगे, खिलाड़ियों को और ट्रेनिंग से लेकर इवेंट में पार्टिसिपेशन देंगे। और जैसे खेलो इंडिया ने शानदार काम किया है, यूनिवर्सिटी गेम्स हो या यूथ गेम्स हो, 15,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस साल उसमें भाग लिया है। ये अपने आप में दिखाता है कि नए नेशनल रिकॉर्ड बने। 12 नेशनल रिकॉर्ड जो टूटे उसमें 11 लड़कियों ने तोड़े हैं। ये भारत की बेटियों की एक नई ताकत देश के सामने उभर कर आ रही है। और गरीब से गरीब परिवारों के बच्चे आज खेलों को अपनाकर आगे आ रहे हैं। अब पूरे लिस्ट उठाकर देखिए, बहुत सारे बच्चे गरीब घरों से आते हैं, स्विमिंग से लेकर बाकी सेक्टर्स हो, चाहे स्टेपल चेस की बात हम बात करें, अविनाश साबले की बात करें, स्टेपल चेस की, तो भी इतना शानदार प्रदर्शन किया कि उस खेल में तो शायद भारत कभी सोचता भी नहीं था। कीनिया ही आगे, वहां पे हमने अच्छा किया, स्विमिंग में अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारे एथलेटिक्स के ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे हमने अच्छा किया। नीरज चोपड़ा की मैं बात करूं, जेवलिन थ्रो में 121 साल लग गए हमें एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए। हम कर सकते हैं, केवल संकल्प लेना है और संकल्प से सिद्धि की यात्रा में कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं लानी है। और जब आप अपने में विश्वास रखेंगे तो दुनिया आप में विश्वास रखेगी। आइए आज प्रण ले, भारत को स्पोर्टिंग नेशन बनाएंगे। लेट अस मेक इंडिया अ स्पोर्टिंग नेशन ऑफ इन द वर्ल्ड, एंड आई एम श्योर वी कैन ऑल डू इट टुगेदर एज अ टीम। वी कैन वर्क, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, निशित प्रमाणिक जी, and other officers, athletes, guests who have joined us on this occasion of National Sports Day. I'm grateful that all of you have joined, and let us work and pray that India becomes the world sporting nation in the coming years. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir, for those inspiring words. And definitely, this is just a stepping stone. और भारत यहाँ से और भी उड़ान भरेगा स्पोर्टिंग वर्ल्ड में, हमें ये पूरा यकीन है। और उसी वजह से जो सक्सेस हुआ था फिट इंडिया क्विज का पिछली बार, हम आपको याद दिला दें कि 3 सितंबर से रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन है फॉर द फिट इंडिया क्विज 2022।